हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्विक नॉलेज में। जैसा कि इस चैनल में एनसीईआरटी का वीडियो सीरीज चल रहा है। एनसीईआरटी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी लेवल का हो, जेपीएससी लेवल का हो या फिर रेलवे, एसएससी या कोई अन्य परीक्षाएं हो। इन सभी परीक्षाओं में एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैनल में एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इस कड़ी में इतिहास के कक्षा 6 के चैप्टर 1 को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई है जो इस चैप्टर या कक्षा 6 के आगे आने वाले सभी चैप्टरों को अच्छे से समझने के लिए आपको पता होना चाहिए। ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा मसीह के जन्म से पहले के वर्षों के लिए हम ईसा पूर्व का प्रयोग करते हैं, जबकि ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों के लिए हम ईसवी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ईसा मसीह के जन्म के 100 वर्ष पहले के लिए हम 100 ईसा पूर्व का प्रयोग करेंगे, जबकि 100 वर्ष बाद के लिए 100 ईसवी का प्रयोग करेंगे। ईसा पूर्व को हम अंग्रेजी में बीसी लिखते हैं, जिसे बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। बीसी के जगह में कहीं कहीं बीसीई का प्रयोग होता है। बीसीई का अर्थ हुआ बिफोर कॉमन एरा, जबकि ईसवी के लिए हम एडी का प्रयोग करते हैं। ईसवी के लिए हम एडी का प्रयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म हुआ एनो डोमिनी, जबकि कहीं कहीं एडी के जगह में सीई का प्रयोग भी देखने को मिलता है, जिसका अर्थ हुआ कॉमन एरा। इस बुक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियों का उल्लेख किया गया है। आप हर जगह देखेंगे कि 4000 साल पहले, 4000 साल पहले इस तरह के जिक्र किया हुआ मिलेगा। इसका मतलब हो गया 2000 को आरंभिक बिंदु माना गया, यानी कि यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है 2000 बीसी का। जैसे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ 2500 वर्ष पूर्व, ऐसा लिखा मिलेगा। इसका अर्थ हो गया कि 2000 आरंभिक बिंदु है तो 2000 माइनस हो जाएगा, तो 500 बीसी यानी ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व का वहाँ पे बात किया जा रहा है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही, शीर्षक ही दिया गया है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस शीर्षक से ही हम पता लगा सकते हैं कि इस चैप्टर में कब क्या हुआ था, इसकी कुछ बेसिक जानकारी दी गई होगी। नर्मदा घाटी, जो कि आप अपने मैप में देख पा रहे होंगे, इसमें बताया गया है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों को आखेट शिकार भी करते थे। यहाँ कहा गया है कि नर्मदा घाटी में कई लाख वर्षों पहले यहाँ के लोग आखेटक खाक संग्राहक थे। आखेटक यानी शिकारी, आखेटक यानी शिकारी का बात किया जा रहा है। वो शिकारी थे, शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये नर्मदा घाटी के लिए कहा गया है। सेकेंड में बोला गया सुलेमान और केतर पहाड़ियाँ। सुलेमान और केतर पहाड़ियाँ आप मैप में देख पा रहे होंगे। इसके लिए कहा गया है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। यहाँ के लिए कहा गया है कि इस क्षेत्र में सबसे पहले कृषि का प्रारंभ हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में इस क्षेत्र में सबसे पहले
कृषि का प्रारंभ हुआ था। यहीं के लोगों ने 8,000 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व यानी कि 6,000 ईसा पूर्व की बात की जा रही, 6,000 ईसा पूर्व के दौरान की बात की जा रही। इस पूर्व यहाँ के लोगों ने गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। इस क्षेत्र के लोगों ने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। इसके बाद यहाँ पे गारो पहाड़ियाँ और बिंद पहाड़ियाँ की जिक्र किया है। इनके बारे में कहा गया कि ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कृषि का विकास हुआ, और साथ ही बिंद पहाड़ियों के जो उत्तर वाले क्षेत्र के लिए जिक्र किया गया है कि इस क्षेत्र में सबसे पहले चावल उपजाया गया। इस क्षेत्र के बारे में बताया गया कि जो बिंद पहाड़ियों के उत्तर में जो क्षेत्र स्थित है, इस क्षेत्र में सबसे पहले चावल की खेती किया गया था। फिर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे ही सबसे पहले नगरों का विकास हुआ था। ये नगर 4700 वर्ष पूर्व बसे थे, यानी कि यहाँ पे 2700 बीसी का बात किया गया है। 2700 बीसी का बात किया गया। यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद बताया गया कि गंगा और इसकी सहायक नदियों सोन, जो कि इस क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है, गंगा और इस सहायक नदियाँ सोन, इस क्षेत्र में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व, यहाँ पे 2500 वर्ष पूर्व यानी कि 500 ईसा पूर्व की बात किया जा रहा है। तो इस क्षेत्र में 500 ईसा पूर्व के आसपास नगरों का विकास होना आरंभ हुआ। नेक्स्ट है देश का नाम। हम अपने देश के लिए मुख्यतः दो नामों का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, एक भारत और एक इंडिया। यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यहाँ पे 2500 वर्ष पूर्व की बात कही गई है, यानी कि 500 ईसा पूर्व की बात कही जा रही है। लगभग 500 ईसा वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंडोस कहा, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो इंडिया शब्द किनके द्वारा प्रयोग में किया गया? ईरानियों और यूनानियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। उसी से इस देश का नाम इंडिया पड़ा। तो आप ये समझ गए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया जाता था? ईरानियों और यूनानियों के द्वारा किया जाता था। वे सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा करते थे, और इस नदी के पूर्व वाले क्षेत्र को इंडिया कहते थे। भारत नाम के प्रयोग के लिए यह कहा गया कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के से एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृत ऋग्वेद में भी मिलता है। भारत नाम का प्रयोग ऋग्वेद में भी मिलता है इस क्षेत्र के लिए। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। 3500 वर्ष पुरानी यानी कि 2000 यानी कि 1500 ईसा पूर्व की बात यहाँ पे की गई है। इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि हम अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत के जानकारी के लिए कौन कौन से स्रोत हैं, इस चैप्टर में बताया गया कि अतीत के जानकारी के लिए कौन कौन से स्रोत है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला स्रोत बताया गया कि अतीत में लिखी गई पुस्तक, जो अतीत में लिखी गई पुस्तक, उससे हमको अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि यानी मैन्यूस्क्रिप्ट कही जाती है। पांडुलिपि किसे कहते हैं? वे पुस्तकें जो हाथ से लिखी हुई होती है उसे पांडुलिपि यानी मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। पांडुलिपि प्रायः तारपत्रों अथवा
हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छालों से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। पांडुलिपि प्रायः तार पत्रों और भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। भोजपत्र हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ से बनाई जाती है। दूसरा बताया गया अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों के अध्ययन से हमें अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभिलेख किसे कहा जाता है? ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, उसे अभिलेख कहा जाता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, यह अभिलेख है जो कि अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पुराना है। यहाँ पे 2250 वर्ष पुराना का जिक्र किया गया है, यानी कि 250 ईसा पूर्व की बात की गई है। 250 ईसा पूर्व पुराना है यह अभिलेख। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेशों पर उत्कीर्ण कराया गया है। यह जो अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अभिलेख है, यह किस शासक से रिलेटेड है? तो ये अशोक नामक शासक से रिलेटेड है, जो कि मौर्य वंश के शासक थे, जिसके बारे में आगे के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यहाँ पे दो चीज का प्रयोग हुआ, लिपि और भाषा। जब हम लिखते हैं तो हम लिपि का प्रयोग करते हैं, जबकि जब हम बोलते हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों शब्द का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। जब हम लिखते हैं तो लिपि का प्रयोग करते हैं, जबकि जब हम बोलते हैं तो भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हिंदी, यह एक भाषा हो गया, जबकि देवनागरी इसका लिपि हो गया। तो आप समझ गए होंगे। और लास्ट में बताया गया वैसी वस्तुएं जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। वैसी वस्तुएं जो अतीत में प्रयोग में लाई जाती थी, उन वस्तुओं से हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये अतीत के जानकारी के स्रोत हुए। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो अतीत की वस्तुएं होती हैं, इन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो ये 3 स्रोतों के बारे में जानकारी दी गई है। पहला है अतीत के में लिखी गई पुस्तक, अभिलेखों का अध्ययन। दूसरा है वस्तुएं जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। तो इन तीनों स्रोतों का जानकारी दिया गया फर्स्ट चैप्टर में। ये था क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। उम्मीद है आपको यह चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के चैप्टरों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।